नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषताओं के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि अमेरिकी संविधान की पृष्ठभूमि क्या है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो चलिए, सबसे पहली बात आती है कि पृष्ठभूमि क्या है। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का निर्माण 1789 में हुआ, परंतु इस संविधान का निर्माण अचानक से नहीं हुआ, यकायक नहीं हुआ, वरन इसके पीछे लगभग 150 वर्षों का संघर्षपूर्ण इतिहास रहा है, जिसके अंतर्गत यूरोपवासी अमेरिका में जाकर बसे। उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की और अपने लिए एक संविधान का निर्माण किया। इस प्रकार अमेरिकी संविधान का उदय 4 चरणों में हुआ: औपनिवेशिक युग, स्वतंत्रता की घोषणा, परिसंघ की स्थापना और संविधान का निर्माण। तो हमें चूंकि संविधान के निर्माण में 4 चरण याद रखने हैं, तो औपनिवेशिक युग था, ये 1492 में शुरू हुआ, जब स्पेन निवासी कोलंबस ने पश्चिमी हिंदू द्वीपों की खोज की। और इसी के साथ इस पीरियड में ब्रिटिश सम्राट के आज्ञापत्र के बाद 13 उपनिवेशों का भी यहाँ आगाज हुआ। तत्पश्चात स्वतंत्रता की घोषणा, जो दूसरा चरण है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि अमेरिका में बसे हुए वे व्यक्ति जो मूलतः यूरोपियन थे और इनमें भी ज़्यादातर अंग्रेज थे, किंतु समय बीतने के साथ साथ इन उपनिवेशों की एक अपनी संस्कृति और राष्ट्रीयता का विकास होने लगा। इनमें अपने मातृ देश के प्रति भावनात्मक लगाव कम होने लगा और वे स्वशासन की दिशा में सोचने लगे। और इसी वजह से जो 13 उपनिवेश थे वो धीरे धीरे एक दूसरे के निकट आते गए और उनमें सामान्य अमेरिकी राष्ट्रीयता का विकास स्पष्ट रूप से हो गया। इसी समय अर्थात 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को मैसाचुसेट्स के बोस्टन नगर में नगरवासियों ने चाय से भरे हुए 3 जहाज़ों को नष्ट कर दिया। ब्रिटिश शासन ने विद्रोहियों का दमन करने के लिए अनेक कानून बनाए। इन कानूनों से मैसाचुसेट्स में बहुत रोष फैला, गुस्सा फैला और अन्य उपनिवेशों में भी मैसाचुसेट्स को सहायता देने का वचन दिया। उपनिवेशों की शोचनीय स्थिति पर विचार करने के लिए इनके प्रतिनिधियों की 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया में बैठक हुई। यह सभा महाद्वीप की प्रथम कांग्रेस कहलाती है। एक एसोसिएशन बनाया गया और इस कांग्रेस ने दमनकारी कानूनों को रद्द करने के लिए सम्राट के पास एक याचिका भेज दी। हालांकि सम्राट इस याचिका को ठुकरा देते हैं और इसके बाद अमेरिका में एक विद्रोह की भावना पनपने लग जाती है और फिर 10 मई 1775 को फिलाडेल्फिया में ही दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस होती है। और आगे जाकर इसी क्रम में हम देखें तो 4 जुलाई 1776 को औपचारिक तौर पर अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हो जाती है और इसके बाद परिसंघ की स्थापना होती है। अमेरिकी उपनिवेशों ने संगठित होने का एक इकाई के रूप में कार्य करने की जो आवश्यकता अनुभव की थी, उस आवश्यकता को उन्होंने अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। महाद्वीपीय कांग्रेस के द्वारा पर्याप्त वाद विवाद के बाद 17 नवंबर 1777 को परिसंघ की स्थापना का प्रस्ताव पास हो गया। इस प्रस्ताव के आधार पर मार्च 1781 में परिसंघ की स्थापना हो गई। परिसंघ प्रारंभ से ही बहुत अधिक निर्बल था और परिसंघ के स्थान पर नवीन संविधान के निर्माण की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। अब बात आती है वर्तमान संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान कैसे बना। तो चलिए देखते हैं इसके मूल में क्या है। परिसंघ के आधार पर इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध जीत लिया गया, किंतु प्रारंभ से ही परिसंघ की व्यवस्था और उसके विधान की त्रुटियां नितांत स्पष्ट हो गई थी। अतः विधान पर दोबारा विचार करने के लिए 25 मई 1787 ईस्वी को फिलाडेल्फिया में एक सभा प्रारंभ हुई। इस सभा में 13 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभा में भाग लेने वाले कुछ अधिक प्रसिद्ध व्यक्ति थे: जेम्स मैडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जॉर्ज मेसन, जेम्स विल्सन, रॉबर्ट मॉरिस और जॉन डिकिंसन। जॉर्ज वॉशिंगटन ने इस सभा की अध्यक्षता की। नवीन संविधानों के निर्माण में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होना स्वाभाविक था।
प्रारंभ में ही सभा में दो वर्ग बन गए, प्रथम संघवाद के समर्थक और दूसरे संघवाद के विरोधी। अंत में फेडरल जो गुट था उसकी जीत हुई और एक नवीन संघ का प्रारूप तैयार होने लगा। सम्मेलन जब हुआ तो उसके सामने प्रमुख समस्याएं ये थी कि राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के गठन की पद्धति क्या हो, बड़े और छोटे राज्यों के प्रतिनिधियों को किस तरीके से किस अनुपात में स्थान दिया जाए। और अंत में 10 दिन की बहस के बाद महान समझौता हो गया। इन समझौते के अनुसार केंद्र में व्यवस्थापिका के 2 सदनों की व्यवस्था की गई और निश्चित किया गया कि निम्न सदन यानी प्रतिनिधि सभा में जनसंख्या के आधार पर राज्यों के प्रतिनिधि चुने जाएंगे और दूसरा सदन जो सीनेट होगा उसमें छोटे बड़े सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। सम्मेलन के सदस्य मॉन्टेस्क्यू के शक्ति विभाजन सिद्धांत से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, अतः इंग्लैंड की शासन व्यवस्था से बिल्कुल ही विपरीत अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को उन्होंने अपनाया और 26 जुलाई 1787 ईस्वी तक संविधान के जो भी प्रमुख सिद्धांत थे उन पर पूरी तरह से सहमति बन गई और 26 प्रस्तावों के रूप में भावी संविधान को स्वीकार कर लिया गया। सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्तावों को विधान का रूप देने के लिए 8 सितंबर 1787 ईस्वी को मॉरिस की अध्यक्षता में एक समिति बैठाई गई जिसने 15 सितंबर तक संविधान का प्रारूप तैयार कर दिया। अब बात आती है दोस्तों कि ये संविधान का प्रारूप तैयार हो गया, संविधान बन गया, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। फ्रेंच राजनीति शास्त्री हैं टाकविले, उनका कथन है कि यूएसए का संविधान एक आदर्श प्रजातांत्रिक एक आइडियल डेमोक्रेटिक स्टेट की स्थापना करता है, एक आदर्श प्रजातंत्रात्मक समाज की राज्य की स्थापना करता है। यह संविधान सरल और संक्षिप्त है तथा इनमें आवश्यकता से ज़्यादा कोई बढ़ा चढ़ा के बातों को नहीं लिखा गया है। स्पष्टता है, इसमें निश्चितता है। और ग्लैडस्टोन ने तो एक बार कहा था कि अमेरिकी संविधान मानव जाति की आवश्यकता तथा मस्तिष्क से उत्पन्न किसी निश्चित समय की सर्वाधिक आश्चर्यपूर्ण कृति है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं वो हैं कि निर्मित और लिखित संविधान है। इसका निर्माण 1787 में हुआ और यह विश्व का पहला लिखित संविधान है। दोस्तों लिखित तो आप जानते हो, जो लिखा हुआ होता है उसे लिखित संविधान कहते हैं। निर्मित संविधान किसे कहेंगे? जब एक निश्चित समय सीमा के अंदर, एक निर्धारित समय सीमा के अंदर किसी संविधान को एक संविधान सभा द्वारा बनाया जाता है तो उसे हम निर्मित संविधान कहते हैं। इस लिहाज से अमेरिका का संविधान एक लिखित और निर्मित संविधान है। और दूसरा बिंदु है सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान भी है, क्योंकि इसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान की हम बात करें तो 395 अनुच्छेद हैं और इसमें यूएस संविधान में केवल 4000 शब्द हैं और मुश्किल से 10-12 पेज में ये 4000 शब्द मुद्रित हैं और इनको आधे घंटे में हम इनको पढ़ सकते हैं। सोचो कि अमेरिका जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है उसका संविधान मात्र 10-12 पेज का है और जिसे आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है, जिसमें मात्र 4000 शब्द हैं, मात्र 7 अनुच्छेद हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान को हम देखें तो वहाँ 128 अनुच्छेद हैं, कनाडा के संविधान में 147 हैं, अफ्रीका के संविधान में 153 हैं। तो बहुत ही व्यापक संविधान है दुनिया भर के, लेकिन अमेरिका का संविधान तो बहुत ही छोटा है, संक्षिप्त है। लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है। संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को इसमें स्वीकार किया गया है। 1777 ईस्वी में परिसंघ के विधान में इस सिद्धांत का अभाव था क्योंकि उसमें संप्रभुता राज्यों में निहित थी, लेकिन वर्तमान संविधान में इस त्रुटि को दूर कर दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना में घोषणा की गई कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, आंतरिक शांति की प्राप्ति, सामान्य प्रतिरक्षा की व्यवस्था और सार्वजनिक कल्याण में बढ़ोतरी करने तथा अपने और अपनी संतान हेतु स्वतंत्रता के वरदान को सुरक्षित रखने के लिए यूएसए के लिए इस संविधान को अपनाते हैं। संविधान की सर्वोच्चता। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित प्रलेख संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च कानून है
और राष्ट्रपति, कांग्रेस, सर्वोच्च न्यायालय तथा संघ की इकाइयां सब इसके अधीन हैं और किसी के भी द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि यह संविधान और इसके अनुसार बनाए गए कानून तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकार के अधीन की गई अथवा भविष्य में की जाने वाली सभी संधियां देश का सर्वोच्च कानून होगा और प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश उससे बाध्य होंगे। किसी भी राज्य के संविधान अथवा कानून की कोई भी बात जो इस संविधान के विरुद्ध होगी वो बिल्कुल ही अवैध समझी जाएगी। केसी वियर लिखते हैं कि व्यवहार में भी अमेरिका के जो लोग हैं वो अपने संविधान के प्रति जितना सम्मान रखते हैं उतना दूसरे देश के लोग अपने संविधान के प्रति सम्मान नहीं रख पाते हैं। विशेषताओं के अंतर्गत पांचवा बिंदु है कठोर संविधान, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान बहुत ही कठोर है, अर्थात अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा जिस प्रक्रिया के आधार पर सामान्य कानूनों का निर्माण किया जाता है उसी प्रक्रिया के आधार पर संवैधानिक कानूनों का निर्माण अर्थात संविधान में संशोधन का कार्य नहीं किया जाता। इसके लिए बहुत ही कठिन और पेचीदा प्रक्रिया अपनाई गई है, जटिल प्रक्रिया अपनाई गई है। संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण कानूनों के निर्माण से भिन्न प्रक्रिया को अपनाया जाना आवश्यक है। संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित किए जाने के कारण अमेरिका के लिए कठोर संविधान को अपनाना आवश्यक भी था और अमेरिकी संविधान न केवल पारिभाषिक दृष्टि से कठोर है वरन व्यवहार में भी संविधान में परिवर्तन किया जाना बहुत कठिन है। और हम देख सकते हैं कि अब तक अमेरिकी संविधान में केवल 27 संशोधन हुए हैं दोस्तों। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि वहाँ संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल है, टिपिकल है। अगला बिंदु है गणतंत्र की स्थापना। गणतंत्र की स्थापना के संदर्भ में हम देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान द्वारा अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना की गई है, जिसका तात्पर्य ये है कि यूएस लोकतंत्र का अध्यक्ष ब्रिटेन के सम्राट की भांति उत्तराधिकार के आधार पर नहीं चुना जाता बल्कि जनता द्वारा निर्वाचित होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ का अध्यक्ष राष्ट्रपति है जो जनता द्वारा निर्वाचित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, न कि वंशानुगत आधार पर। इसलिए अमेरिका एक गणराज्य है। भारत भी एक गणराज्य है क्योंकि भारत में भी जो सर्वोच्च प्रधान है हमारा राष्ट्रपति, उसका निर्वाचन होता है, न कि वंशानुगत आधार पर उसका चयन होता है। अगला बिंदु है संघात्मक शासन की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। ये संघात्मक शासन की व्यवस्था के संबंध में दो गुट बन गए थे। एक गुट चाहता था कि संघात्मक शासन हो, दूसरा चाहता था कि नहीं ऐसा एकात्मक शासन हो संघात्मक के बजाय। अंत में संघात्मक गुट की विजय हुई और यूएस एक फेडरल स्टेट बन गया। अगला बिंदु है प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्रात्मक शासन के दो भेद होते हैं, पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा है अप्रत्यक्ष या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अमेरिकी संविधान निर्माता इस तथ्य से परिचित थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विशाल राज्य में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना संभव नहीं हो सकता, इसलिए उनके द्वारा प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र को ही अपनाया गया, जिसके अंतर्गत सामान्य जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य में भाग लेती है। इस संबंध में विशेष बात यह है कि अमेरिकी संघ के कुछ राज्यों में लोक निर्णय, आरंभक और प्रत्यावाहन जैसी प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक पद्धतियों को अपनाया गया है। अमेरिका के 50 राज्यों में से 39 राज्यों के संविधानों में जनमत संग्रह या लोक निर्णय अर्थात रेफरेंडम की व्यवस्था है। इनमें से 35 राज्यों में कुछ स्थानीय सरकारी इकाइयों को भी जनमत संग्रह का अधिकार दिया गया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वहाँ कुछ मामलों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव है या फिर सीनेट के मेंबर हैं या फिर प्रतिनिधि सभा के मेंबर हैं, संसद यानी कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्य हैं, वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। राष्ट्रपति भी प्रतिनिधि होता है, इसलिए वहाँ प्रतिनिधि शासन है, प्रतिनिधि लोकतंत्र है। और एक विशाल राष्ट्र के लिए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की स्थापना करना असंभव कार्य होता है,
क्योंकि बड़ी जनसंख्या होती है और उसमें से प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाना बहुत ही दुष्कर कार्य है। अमेरिकी संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत 9वां बिंदु है न्यायिक सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी। सभी जो फेडरल स्टेट है इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है, जिसका कार्य संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करना होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था को अपनाने के कारण स्वाभाविक रूप से न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। इस प्रकार ब्रिटेन में जहां संसद की सर्वोच्चता है, वहां अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है। न्यायिक सर्वोच्चता का तात्पर्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले कांग्रेस के कानूनों, राष्ट्रपति की आज्ञाओं तथा राज्य सरकार के कानूनों और कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। इसी को न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू का अधिकार भी कहते हैं। इसी शक्ति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित रखता है। अमेरिकी संविधान की अगली विशेषता है अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के भी दो भेद होते हैं, संसदात्मक और दूसरा है अध्यक्षात्मक। तो अमेरिकी संविधान के निर्माता लॉक और मॉन्टेस्क्यू के दर्शन से प्रभावित थे और शक्ति विभाजन के सिद्धांत को नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा का साधन मानते थे। इसलिए उनके द्वारा ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका विभाग व्यवस्थापन विभाग से बिल्कुल अलग होता है। अगली विशेषता है सीमित शासन का सिद्धांत। अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने स्वयं ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज तृतीय के अत्याचारों को सहन किया था और वे चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियों को अमर्यादित शासन की बुराइयों से बचाने के लिए आवश्यक प्रयत्न किए जाएं। इसके अतिरिक्त वे लोक के व्यक्तिवादी दर्शन से प्रभावित थे और शासन को एक न्यास या ट्रस्ट मात्र मानते थे और उनका विश्वास था कि शक्ति जितनी अधिक असीमित होगी उसके दुरुपयोग का उतना ही खतरा ज़्यादा होगा, इसलिए लिमिटेड शक्ति ही प्रदान की गई है सभी अंगों को। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था भी की गई है। हमने हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार रखे हैं वो यूएस के संविधान से ही प्रेरित होकर के लिए हैं। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान के मूल प्रलेख में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन संविधान में अनुसमर्थन हेतु विविध पक्षों के बीच जो परस्पर समझौता हुआ, उस समझौते के अंग के रूप में संविधान में 1791 में पहली बार 10 संशोधन करते हुए मौलिक अधिकारों को अपनाया गया और 91 में जो पहला संविधान हुआ उसी में 10 संविधान संशोधन कर दिए गए थे, उसके द्वारा मौलिक अधिकारों को संविधान में लिखा गया। संविधान का 13वां, 14वां और 15वां संविधान संशोधन भी नागरिक अधिकारों से ही संबंधित है। नागरिक अधिकारों का लेखबद्ध रूप में उल्लेख शासन कला को अमेरिकी संविधान की एक मुख्य देन है, जिसका अनुकरण बाद में जाकर के आयरलैंड द्वारा किया जाता है, जापान द्वारा किया जाता है और इवन हमारा जो देश है वो भी इस का अनुकरण करता है। तो इस तरीके से हमने अमेरिकी संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत देखा कि मौलिक अधिकार की व्यवस्था भी की गई है। अगला बिंदु है दोहरी नागरिकता। दोस्तों, अमेरिका में चूँकि संघात्मक शासन व्यवस्था है इसलिए वहाँ दोहरी नागरिकता है। वहाँ प्रांतों के भी नागरिक होते हैं और एक व्यक्ति प्रांत का भी नागरिक होता है, राज्य का भी नागरिक होता है और साथ ही संघ का भी नागरिक होता है। जैसे कि भारत में ये व्यवस्था अगर लागू हो जाए दोहरी नागरिकता वाली, तो हम राजस्थान के भी निवासी होंगे, राजस्थान के भी नागरिक होंगे और उसके बाद भारत के नागरिक होंगे। इस तरह डबल नागरिकता हो जाएगी, लेकिन चूँकि भारत में तो ये प्रावधान है नहीं, इसलिए हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। जबकि अमेरिका में अगर कोई मान लो न्यूयॉर्क प्रांत का वासी है तो ये न्यूयॉर्क का नागरिक होगा और उसके बाद वो यूएस का नागरिक होगा, सिटीजन होगा। अगला बिंदु है शक्ति विभाजन के नियंत्रण में संतुलन का सिद्धांत। अमेरिकी जो संविधान निर्माता थे वो मॉन्टेस्क्यू के इस विचार से बहुत प्रभावित थे कि शासन के जो तीनों अंग हैं उनकी शक्तियाँ में कहीं ना कहीं अगर मिश्रण होता है तो निरंकुश शासन स्थापित हो जाता है। इसलिए व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी है कि शासन के तीनों अंग पृथक पृथक रह करके
काम करें, लेकिन वो बिल्कुल पृथक भी ना रहें। अगर बिल्कुल पृथक हो गए, अलग हो गए, तो शासन का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो सकेगा। इसलिए उनके मध्य नियंत्रण और संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया, चेक्स एंड बैलेंस थ्योरी अपनाई गई। तो ये प्रमुख विशेषताएं थी अमेरिकी संविधान की। धन्यवाद।